कि मैं रहूं या ना रहूं, इनेलो सदैव जिंदा रहेगा। और वो शख्सियत, संघर्ष का प्रतीक, आदरणीय चौटाला साहब की गैर मौजूदगी के बावजूद इनेलो पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली शख्सियत। जब किसान आंदोलन की बात आई, जब ये देखा कि देश का अन्नदाता किसान बेरान और वीरान हो रहा है, जब किसान की मौत का पैगाम सरकार लेकर के आई और ये ऐलान किया कि 26 जनवरी तक अगर ये कानून वापस नहीं लिए तो मैं विधानसभा से त्याग पत्र दे दूंगा, और जननायक चौधरी देवीलाल जी द्वारा दिए गए नारा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उसको निभाते हुए और इस्तीफा दे करके किसान आंदोलन में देश के अन्नदाता किसान को जो आपने सहयोग प्रदान किया, जो आदरणीय चौटाला साहब के आशीर्वाद से आज आपने पार्टी को एक नई दिशा, नई रूप दिया। अभी ताजा तरीन 25 तारीख की जो रैली का आपने आयोजन किया, मुझे इस बात का फख्र है, 3 साल चुनाव में होते हुए भी हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा चल पड़ी कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनने जाए। मैं सादर निवेदन करूंगा, आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है, अब हमारा संघर्ष पड़ाव और मंजिल की तरफ अग्रसर है। हाथ की वो रेख मिटा दे, हाथ की वो रेख मिटा दे जो तुझको मंजूर नहीं, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, आपसे मेरा सादर अनुरोध है, आप आए और तमाम इनेलो परिवार को दिशा निर्देश दें। जब तक सूरज चांद रहेगा, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिंदाबाद, किसान केसरी अभय चौटाला जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी अभय सिंह। हम तुम्हारे साथ हैं, अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नई ऊर्जा, नई शक्ति का जन जन में संचार होगा, निर्भय होकर बढ़ते जाओ, अभय तुम्हारे साथ हो। आदर और सम्मान के योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी भागीराम जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज की इस मीटिंग में आए हुए पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के सभी संयोजकगण, जिला के प्रभारी व जिला के अध्यक्षगण, हल्का के प्रभारी व हल्का के अध्यक्षगण, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, आप सबका आज की मीटिंग में आने पे अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे, जो प्रस्ताव पार्टी की तरफ से 4 आपके सामने रखे गए,
जिन पे खूब खुल करके बताया गया कि आज के प्रदेश के मौजूदा हालात किस किस्म के हैं और हमारी पार्टी की क्या जिम्मेवारी बनती है, इस पे भी खूब खुल करके चर्चा करी। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश के अंदर कृषि के 3 कानूनों को लेकर के लगातार पिछले 10 महीने से हजारों की संख्या में अलग अलग बॉर्डर के ऊपर पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से 80-80 साल की उम्र के बुजुर्गों ने जहां अपना घर बार परिवार छोड़ दिया, जहां खेत और खलियान छोड़ दिए, कि कैसे ये काले कानून वापिस हो और कैसे देश के खेती करने वाले को उसका हक मिले, कैसे उसको उसकी फसल के अच्छे दाम मिले, जो लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उसके लिए खास तौर पे जो 27 तारीख का बंद था, उस बंद के अंदर जो आपकी पार्टी की भूमिका रही थी, जो आपकी भूमिका रही थी, उसके लिए आपको बधाई देता हूं। हमने पहले दिन से ही जब ये काले कानून आए थे तो पहली पार्टी आपकी थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसने न केवल इसका विरोध किया बल्कि यहीं सरसा के अंदर ही पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक के अंदर एक प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि जो कानून बनाए जा रहे हैं, जब तक ऑर्डिनेंस आया हुआ था कानून बना नहीं था। हमने तो जब ऑर्डिनेंस था उस वक्त इसका विरोध किया था और एक प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए और देश के अंदर किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिले, इसके लिए एमएसपी का कानून बनाया जाए। आपकी पार्टी लगातार जो है इन तीनों काले कानूनों को लेकर के एक लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। हमने सदा कैसे किसान का भला हो, कैसे किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए जहां कहीं भी किसी भी सरकार ने किसान की अनदेखी करी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जहां लड़ाई लड़ी वहीं किसान के साथ खड़ा होकर के उसको न्याय दिलाने का भी काम किया। इसको लेकर के जब पार्टी की तरफ से सब साथियों के साथ विचार विमर्श हुआ, जब ये आंदोलन पंजाब से चल करके हरियाणा में आया, नवंबर का महीना था, सर्दी शुरू हो रही थी, हमने आपस में बैठ करके बातचीत करी कि कैसे इस आंदोलन को और मजबूत किया जाए। तो पार्टी के साथियों ने कहा कि हमें अलग अलग ट्रैक्टर यात्राएं करके लोगों को जागरूक करके लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ना चाहिए और इसके लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आप इसकी अगवानी करें। मैं सबसे पहले सरसा से लेकर के टीकरी के बॉर्डर तक हजारों पार्टी के साथियों को साथ लेकर के एक ट्रैक्टर की यात्रा करके टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचा था। जहां सरसा से टीकरी तक गया, वहीं तो शाम से लेकर के जो हमारे राजस्थान के साथ लगता हुआ जयपुर हाईवे का बॉर्डर था उस पे गया, शाहजहांपुर के बॉर्डर तक। वहीं उसके साथ साथ मैंने कालका से ट्रैक्टर की यात्रा शुरू करके सिंगू के बॉर्डर तक भी जाने का काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि जहां लोगों में जागृति आई, वहीं हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में इस आंदोलन के प्रति और ज्यादा
उसके प्रति श्रद्धा बढ़ी, उसके प्रति उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने लगातार इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। जब मैं साथियों टिकरी के बॉर्डर पे गया था तो उस वक्त में किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से एक प्रस्ताव मेरे सामने आया और प्रस्ताव जो आया उसमें कहा गया कि इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जाए, सरकार पे दबाव बढ़े, इसके लिए आप कोई पहल करें। और वहां इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई कि अगर आज चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो वो चाहे किसी भी पद पे होते उस पद को ठोकर मार करके आज किसान के साथ खड़े हो जाते। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, आप कोई पहल करें। मैंने उनसे कहा भी हमने तो आपके इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए लगातार राजनीति से ऊपर उठ करके भी आपके साथ खड़े होने का काम किया है, आपके इस आंदोलन को ताकत दी है और जो मंशा आपकी है मैं आपकी इस बात को समझता हूं। मैंने उसी वक्त उन नेताओं के सामने जो किसान मोर्चा से जुड़े हुए थे एक बात कही कि 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक अगर इस आंदोलन का कोई समाधान नहीं हुआ तो फिर 27 तारीख को आपका आंदोलन और मजबूत हो, इसके लिए मैं अपने विधायक के पद से त्यागपत्र दे दूंगा। और 26 तारीख को जो हुआ आप सबको पता है। 26 जनवरी को एक षड्यंत्र के तहत किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसान आंदोलन खत्म किया जाए, कहीं सिख और हिंदू के नाम के ऊपर उस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सोची समझी चाल के तहत खत्म करने की कोशिश करी थी। एक विवाद खड़ा करना चाहते थे, एक झगड़ा पैदा करना चाहते थे। वहीं तिरंगे को लेकर के इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि तिरंगे का अपमान किया गया। लोगों में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई कि आंदोलन खत्म हो। उन हालात के अंदर मेरे पास अनेक लोगों ने फोन किए और उन्होंने कहा कि आपको कल इस्तीफा देने की बजाय आज जो हुआ है उसको कंडम करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ये भाजपा की चाल है, जो इस किस्म की साजिशें बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने किए हुए वायदे के मुताबिक जो बात मैंने उनके सामने रखी है, मैं अपनी बात से पलटने की बजाय उस बात को मजबूती के साथ उनके बीच में रखना चाहूँगा। और मैंने 27 तारीख को जाकर के जब त्यागपत्र दिया तो उसका नतीजा ये निकला कि जो आंदोलन समाप्ति की तरफ जा रहा था वो आंदोलन मजबूत हो गया। और उस वक्त जब मैंने इस्तीफे का फैसला किया था तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में गया और मैंने विधानसभा के एक गांव में जाकर के पार्टी के सब साथियों से या खेती से जुड़े हुए लोग जो कि इस आंदोलन को मदद कर रहे थे, उन लोगों से मिलकर के चुन करके भेजा। इसलिए फैसला आप पे छोड़ना चाहता हूं। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने खुल करके एक बात कही कि चौधरी देवीलाल ने अनेक दफा इस तरह के त्याग किए, अनेक दफा इस तरह की लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको भी बिना 1 मिनट की देरी किए हुए विधायक पद से त्यागपत्र देकर के किसान आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। और मैंने सब साथियों से राय लेकर के इस बात का फैसला कर दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा। अब क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और सरकार इस उपचुनाव को बहुत टालने का प्रयास कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी। जहां सरकार इसको टालने की कोशिश कर रही थी, वहीं कांग्रेस के लोग भी इस उपचुनाव से डरे हुए थे। वो भी नहीं चाहते थे कि उपचुनाव हो।
अगर वो चाहते तो मेरे इस्तीफे के बाद 2 विधानसभा के सत्र आए, और जहां प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा था, जहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना होता है, जहां मेरे इस्तीफे के बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ ना मिली हुई होती तो 100% इस बात को लेकर के विधानसभा में और विधानसभा के बाहर सरकार पे इस बात का दबाव बनाती और कहती कि आप प्रजातंत्र का कत्ल करने की बजाय आप चुनाव करवाओ, आप चुनाव को फेस करो, और हरियाणा के लोगों के, खास करके इलाहाबाद के लोगों के बीच में आज जो सीट खाली हुई है उसको पूरा करने का काम करो। कांग्रेस ने ना तो विधानसभा में इस बात का जिक्र किया और ना विधानसभा के बाहर इस बात की मांग करी। 8 महीने बीत गए, अब तक भी कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि इस चुनाव की तारीख तय की जाए, चुनाव करवाया जाए। एक बार भी इस तरह की स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आई। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के चाहती थी कि किसी तरह से इस चुनाव को टाला जाए। इसके लिए साथियों एक शपथ पत्र भी सरकार की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दिया गया और उसमें लिखा गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से इस किस्म के हालात नहीं है कि हम यहां पे कोई चुनाव करा सकें। एक पत्र तो दिया गया इलेक्शन कमीशन में इस किस्म का, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के अंदर जब पंचायत के चुनावों को लेकर के एक याचिका डाली गई और जिस पे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो हाई कोर्ट के अंदर दूसरा पत्र दिया गया, दूसरा एफिडेविट दिया गया जिसमें यह लिखा गया कि हरियाणा में माहौल जो चुनाव के लायक है, हरियाणा में कोरोना नाम खत्म हो गया है, अब इस महामारी का कोई डर नहीं है, इसके लिए हाई कोर्ट हमें इजाजत दे ताकि हम इस चुनाव को करवा सकें। जब उन्होंने इस किस्म की दोगली नीति अपनाने का काम किया, 2 अलग अलग एफिडेविट दिए, तो हमने उन दोनों एफिडेविट का हवाला देकर के इलेक्शन कमीशन को लिखा और कहा कि एक तरफ आपको गुमराह किया जाता है, दूसरी तरफ पंचायत का चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो, इसके लिए इस किस्म का एफिडेविट दिया जाता है। तब जाकर के अब जब बाकी राज्यों के और पार्लियामेंट के, असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनाव जो ड्यू थे, जो चुनाव करवाने थे, उसके लिए जब डेट तय की जा रही थी, तो इसलिए फिर हरियाणा का नाम भी उसके साथ जोड़ना पड़ा। अब क्योंकि चुनाव है और चुनाव के अंदर मेरे से पहले जिस तरह से नफे सिंह जी ने बताया कि हमने किस किस तरह से किन किन साथियों की ड्यूटी लगाई है, जहां इन साथियों को हमने ये जिम्मेवारी सौंपी है, वहीं आप सारे जो साथी हो जिनको पार्टी में अलग अलग पदों की जिम्मेवारी दे रखी है, किसी को जोन का अध्यक्ष बना रखा है, किसी को हल्के का अध्यक्ष बना रखा है, किसी को प्रदेश का बना रखा है, किसी को जिले का बना रखा है, कोई संयोजक बना हुआ है, कोई किसी अलग अलग सेल से जुड़ा हुआ है, कोई कार्यकारिणी का सदस्य है। आप सबके पास भी अगले 2 दिन के अंदर आपकी सबकी कहां कहां किस किस गांव में किस किस शहर के वार्ड के अंदर किसकी ड्यूटी है, वो मैं सारी ड्यूटियां तय करके आप तक मैसेज कर दूंगा, और आप 11 तारीख के बाद 13 तारीख के बाद अपनी अपनी ड्यूटी को आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालने का काम करना। जो साथी किसी कारणवश नहीं आ सके वो अपनी जगह किसी दूसरे साथी की नियुक्ति जरूर करवा दे, ताकि उस जगह पे, उस वार्ड में, उस बूथ के ऊपर वो जिम्मेवारी उसी तरह से दूसरा साथी निभा सके। जहां सबकी ड्यूटियां लग जाएगी, वहीं उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने जो इस्तीफा दिया था वो हल्के के लोगों से पूछ करके दिया था, और उसी वक्त मैंने ये भी कहा था, जब मुझे प्रेस के लोगों ने पूछा था कि अब आगे क्या करोगे, कल को चुनाव होगा तो फिर क्या फैसला होगा आपका, तो मैंने उनके सामने कहा था कि फैसला मेरा नहीं होगा, फैसला पार्टी का होगा, और वहीं उसके साथ साथ मेरे फैसले लेने और पार्टी के फैसला लेने से पहले इलाहाबाद हल्के के लोग फैसला करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा।
इसके लिए आज 2 बजे वहां पे महापंचायत होने जा रही है। हैरानी की बात है, जो भाजपा और कांग्रेस भाग रही थी चुनाव से, अब उनके पास उम्मीदवार नहीं है। पार्टी के पास उम्मीदवार खड़ा करने के लिए नहीं, प्रभारी और सह प्रभारी पहले लगा दिया, उम्मीदवार बनाए नहीं। भाजपा ने भी अपनी तरफ से प्रभारी लगा दिए, सह प्रभारी लगा दिए, उनके साथ अगले और जोड़ दिए। जजपा का चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं, पहले हाथ खड़े कर रखे हैं। उन्होंने भी अपने प्रभारी लगा दिए। पूछने वाला हो किसके लिए लगाए हैं तुमने, जब तुम्हारा सिंबल नहीं, डंडा नहीं, झंडा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने भी प्रभारी बनाए। कांग्रेस वालों ने मीटिंग बुला ली, 8-10 सीनियर नेताओं को बुला लिया और बैठ करके आकलन करने लग गए कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हैरानी की बात थी कि आवेदन करने वाला एक भी नहीं था, किसी ने आवेदन नहीं किया अब तक। आखिर उस मीटिंग को ये कह करके पल्ला झाड़ना पड़ा कि 4 तारीख को आवेदन लेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि किसको उम्मीदवार बनाए। और हमारी पार्टी का सीधा सीधा फैसला है कि हम किसी को उम्मीदवार थोपने की बजाय इलाहाबाद की जनता से फैसला कराएंगे कि किसको उम्मीदवार बनाएं। तो साथियों, जिसको भी किसी को इलाहाबाद की पंचायत के लोग जिसको फैसला करके कैंडिडेट बनाएंगे, हम सब की एक जिम्मेवारी है कि उस चुनाव के अंदर फिर हम अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझ के, ड्यूटी को समझ करके उस प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से यहां से जिताएं, ताकि कांग्रेस और भाजपा दोनों को, जहां भाजपा का तो मुझे लगता है कि हालत इस किस्म की होगी कि भाजपा का तो कोई उम्मीदवार खड़ा भी हो गया तो शायद 13 तारीख को अपना नाम विड्रा भी कर ले, जहां विनाश के हल्के में। और अगर कोई खड़ा रह भी जाएगा तो फिर अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा, उसकी तो हर हालत में जमानत जब्त होगी। कांग्रेस वालों से लोग पूछेंगे, खास करके आपको भी इस बात को लोगों के बीच में जाकर के बताना होगा कि सन 2013 के अंदर जब प्रदेश में, देश में कांग्रेस का राज था, उस वक्त में इन कृषि के 3 काले कानूनों का बिल जो था वो ड्राफ्ट किया गया था। और वो बिल ड्राफ्ट करके 2013 के अंदर ही लोकसभा में टेबल किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और 2013 में इसके ऊपर चर्चा कराई गई थी लोकसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा में इस बिल को इसलिए नहीं पास करवा सकी कांग्रेस पार्टी कि कांग्रेस के पास अपना बहुमत नहीं था, सहयोगियों की वजह से सरकार चला रहे थे। और जो सहयोगी थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था और कह दिया था कि ऐसा कोई भी बिल अगर आप देश की जनता पे थोपना चाहोगे तो हम आपके साथ खड़े होने की बजाय आपकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। सरकार ना गिरे इस डर के मारे उस बिल को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल लाने वाली, बिल बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। और उसी बिल को फिर भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त में विरोध कर रही थी, अब इन्होंने ला करके देश के लोगों पे, किसानों पे थोपने का काम किया है। कांग्रेस के लोगों से जब ये पूछेंगे तो उन पे जवाब नहीं होगा। जहां आप कांग्रेस को इस बात के लिए उलझाओगे, वहीं भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अब सब साथियों की जो ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगेगी, आप अपने जरूरी काम को छोड़ करके पार्टी के द्वारा लगाई गई जो ड्यूटी होगी उसको निभाने का काम करोगे और अपने प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जितवाने में बड़ी भूमिका निभाओगे। प्रस्ताव चौटाला साहब आपके सामने जो चारों रखे गए हैं पास करवाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप चारों प्रस्तावों को सर्वसम्मत से पास करने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।